नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग पिछली बार ईसीजी में देखे थे कि ईसीजी में जो नॉर्मल और एबनॉर्मल ईसीजी कैसे आता है और कैसे देखा जाता है दोस्तों। और हम सारे वेव के बारे में बताया था, जो नॉर्मल वेव कैसा देखा जाता है और एबनॉर्मल वेव कैसा होता है। उस तरीके का हमने सारी आपको छोटा सा एक वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताया था। लेकिन आज का वीडियो जो है दोस्तों, आज के वीडियो में हम ईसीजी के बारे में पूरा डीपली हम डिटेल से जानेंगे कि ईसीजी में जो ग्राफ होता है उस ग्राफ में हम कैसे पता चलेंगे कि इसमें क्या बीमारी है, और ग्राफ के माध्यम से हम एक एक ग्राफ को प्रॉपर डिटेल्स में जानेंगे कि हम इस ईसीजी के माध्यम से हमें जो हार्ट अटैक होता है और भी कई तरीके की बीमारियां होती है ईसीजी में हम कैसे जानेंगे। इसी के बारे में हम दोस्तों एक वीडियो लेके आए। चलिए हम दोस्तों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं इस ईसीजी के लिए। दोस्तों आज हम जानेंगे ईसीजी क्या होता है और इसको कैसे देखते हैं। चलिए हम देखते हैं कि ईसीजी का मतलब। ठीक है दोस्तों, ईसीजी का मतलब जो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एक होता है ईसीजी का मतलब, एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी होता है। ठीक है दोस्तों, दो मतलब होता है। ईसीजी का मतलब एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, एक ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, जिस मशीन के द्वारा ईसीजी निकाली जाती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जिस मशीन से वो ग्राफ निकलता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और दोस्तों जो ईसीजी जो होता है जिसमें हार्ट यानी दिल की एक्टिविटी को हम जानते हैं, हमारा हार्ट किस तरह काम कर रहा है और उसमें कोई बीमारी तो नहीं है, उसमें कोई चेंजेस तो नहीं है, इसी के बारे में हम ईसीजी में, यही सारी चीज़ों के बारे में हम ईसीजी में जानते हैं दोस्तों। हम चलिए दोस्तों, जो ईसीजी करते हैं, ईसीजी कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आता कि इस ईसीजी में क्या दिक्कत है, क्या परेशानियां हैं। कुछ भी हमें इसमें समझ में नहीं आता कि इसमें क्या चल रहा है। आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि दोस्तों ईसीजी कैसे देखते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया हूं कि ईसीजी नॉर्मल या एबनॉर्मल, जो नॉर्मल होता है कैसे देखते हैं, एबनॉर्मल जो होता है उसको कैसे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल एबनॉर्मल के बारे में मैंने बता दिया था, और इसमें कोई बीमारी जो है उसे कैसे ढूंढेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, ईसीजी का जो ग्राफ होता है, ईसीजी का जो ग्राफ होता है, जो एक एक सेगमेंट जो होता है दोस्तों, जो एक एक सेगमेंट होता है, हम एक एक सेगमेंट के बारे में हम जानेंगे। जैसे ये आपका एक ईसीजी का सेगमेंट है, ईसीजी का जो एक एक सेगमेंट है, हम एक एक सेगमेंट के बारे में हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या परेशानियां होती हैं। जैसे हम कई नॉर्मल जो ईसीजी हमारा होता है, नॉर्मल जो ईसीजी होता है हमारा, तो इस तरीके से एक पी वेव आता है, पी वेव के बाद क्यू वेव आ गया, क्यू उसके आर आ गया, आर के बाद यहाँ पे क्या होगा, यस आएगा, यस के बाद यहाँ पे एक टी वेव करके ऐसे आपका ग्राफ चलता चला है। जैसा कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे, इसमें इसी तरीके का ग्राफ चलता है दोस्तों। ये हमारी क्या है, इस तरीके का हमें अगर जो ग्राफ देखने को मिलता है, हमारी एक नॉर्मल ईसीजी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं हम आप लोगों को ले चलता हूँ जो ईसीजी में जो ग्राफ होता है, और इसमें जो हम एक एक सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये आपका सेगमेंट है, ये आपका एक सेगमेंट है, हम इसी एक सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमें एक सेगमेंट समझ में आ गया तो ये पूरी ईसीजी हमें समझ में आ जाएगी। ये सेगमेंट जो है हमारी पूरी ईसीजी में, ये सेगमेंट पूरे ईसीजी में हमारे चलता रहता है। ये सारा जो सेगमेंट है ये हमारे पूरी ईसीजी में यही सेगमेंट चलता रहता है दोस्तों। तो इसी एक सेगमेंट को हम समझेंगे और इसी के माध्यम से हम पूरी ईसीजी को हम कैचअप करेंगे, पूरी ईसीजी को हम समझ पाएंगे कि हमारी जो ईसीजी है वो किस तरीके से दोस्तों है। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हमने एक सेगमेंट को ले लिया है और यही सेगमेंट जो हमारा पूरे ईसीजी में चलता रहता है दोस्तों। देखिए पहला जो वेव है क्या है, पहला जो वेव हमारा है, पहला जो वेव हमारा है पी वेव, देखेंगे हम पी वेव है, पी के बाद क्यू आर यस, क्यू आर एस कम्प्लेक्स हो गया, और तीसरा क्या होगा हमारा, टी वेव हो गया। यही हम तीन वेव को हम देखते हैं। पहला क्या है, पी वेव हो गया, पी वेव के बाद क्यू आर एस कम्प्लेक्स हो गया, और तीसरा टी वेव हो गया। अब दोस्तों हम जानेंगे पी, अब हम जानेंगे दोस्तों पी और आर के, पी और आर, पी हो गया और आर हो गया, पी और आर के बीच का इंटरवल, पी और आर के बीच के इंटरवल को हम क्या बोलते हैं, पी आर इंटरवल बोलते हैं, जो आपको दिख रहा होगा। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे यस और टी की दूरी, पी आर इंटरवल हो गया आप लोगों का, और यस और टी की दूरी को
हम क्या बोलते हैं, जैसे यस हो गया और क्या हो गया, टी हो गया। यस और टी की जो दूरी है इसको हम क्या बोलते हैं, यस टी सेगमेंट बोलते हैं। यस टी सेगमेंट हो गया। और दोस्तों पी जो आपका क्यू आर एस कम्प्लेक्स जो होता है ये क्यू आर एस कम्प्लेक्स है, ठीक है। क्यू आर एस कम्प्लेक्स भी आप लोगों को पता चल गया होगा दोस्तों। इसके बाद यस और टी के बीच के दूरी को हम क्या बोलते हैं, एस टी सेगमेंट बोलते हैं। एस टी सेगमेंट हो गया। और क्या देखते हैं दोस्तों, टी जो टी है, टी सेगमेंट है, टी से पी का, टी और पी में क्या होता है, एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट की दूरी जो होती है, ये आपका क्या है, ये आपका टी और पी, टी और पी, टी और पी की दूरी जो होती है, क्या होता है दोस्तों, पी और टी की दूरी जो होती है वो एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट की दूरी कितना होता है, 0.20 सेकेंड। अगर इससे ज़्यादा होता है, अगर एस टी और पी के बीच का जो दूरी होता है ज़्यादा होता है तो ईसीजी आपका चेंजेज है, ईसीजी में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम ये आपने जान गया, पूरा आपने ये सब चीज़ों को समझ लिया। वेव कौन कौन सा है, ईसीजी में हम वेव क्या क्या देखते हैं, वेव हम ईसीजी में क्या देखते हैं, पहला जो वेव यहाँ से निकला पी वेव बनाया, पी के बाद आपका ये क्यू आर और एस, क्यू आर एस कम्प्लेक्स बना, क्यू आर एस के बाद आपका टी वेव बना, और टी से दोबारा जो आपका ईसीजी बनेगा, पी वेव दोबारा जो आएगा उसमें टी और पी के बीच का जो इंटरवल होता है वो कितना होता है, 0.20 सेकेंड होता है, जिसको हम मापते हैं 0.20 सेकेंड होता है इसका जो दूरी होता है। इससे अगर दूरी कम होता है तो ईसीजी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या इससे दूर होता है तब भी ईसीजी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट ग्राफ के माध्यम से आपको बताता हूँ मैं कि नेक्स्ट में आप कैसे क्या देखें। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं हमारे हार्ट में जो 4 चैम्बर होता है, 2 चैम्बर दोस्तों ऊपर होता है और 2 चैम्बर नीचे होता है। 2 चैम्बर जो ऊपर होता है, ये दोनों चैम्बर जो है, ये 2 चैम्बर ऊपर का जो चैम्बर है दोस्तों, ये 2 चैम्बर जो होते हैं, दोनों ऊपर वाले चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं। ऊपर वाले चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं। और 2 चैम्बर नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। ये दोनों चैम्बर जो हैं, इन दोनों चैम्बर को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लड जो होता है पहले एट्रियम में आता है, ब्लड क्या होता है, पहले एट्रियम में आता है, फिर एट्रियम के बाद क्या होता है, ब्लड वेंट्रिकल में आता है, वेंट्रिकल में आता है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हमारे हार्ट में जो चैम्बर होता है, पहले जो हमारे हार्ट में 2 एट्रियम हो गया और 2 वेंट्रिकल हो गया, 2 एट्रियम हो गया और 2 वेंट्रिकल हो गया। ये दोनों ऊपर का क्या है, हमारा एट्रियम है दोस्तों, और नीचे का दोनों क्या है, वेंट्रिकल है। सबसे पहले हम जानेंगे कि एट्रियम में हमें कैसे, ईसीजी में कैसे पता चलेगा हमारे एट्रियम में कोई खराबी है। पहले क्या होता है, ब्लड जो एट्रियम में आता है, इसके बाद एट्रिया जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है, एट्रियम क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो ब्लड क्या होता है, वेंट्रिकल में जाता है। ब्लड क्या होता है, वेंट्रिकल में जाता है। जब वेंट्रिकल में ब्लड जाता है तो उस प्रोसेस को क्या करते हैं, हम पी वेव कहते हैं। तो उस टाइम में क्या होता है, पी वेव का ओरिजिन होता है। जब एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एट्रियल डीपोलराइजेशन। हम क्या बोलते हैं उसको, एट्रियल डीपोलराइजेशन बोलते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, पी वेव का ओरिजिन होता है। इसके बाद दोस्तों क्यू आर एस कम्प्लेक्स को देखते हैं। ये क्यू आर एस कम्प्लेक्स है दोस्तों, ये क्यू आर एस कम्प्लेक्स है दोस्तों। जब भी ब्लड वेंट्रिकल में आता है, जब भी ब्लड क्या होता है, जब भी ब्लड क्या होता है, वेंट्रिकल में आता है। एट्रियल से क्या होता है, ब्लड वेंट्रिकल में आता है। एट्रियल से ब्लड क्या होता है, वेंट्रिकल में आता है।
और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब क्या होता है कि जब एट्रियल से ब्लड क्या होता है वेंट्रिकल में आता है, वेंट्रिकल क्या होता है भर जाएगा तो वेंट्रिकल क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है। वेंट्रिकल क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और बंडल, तब क्या होता है ब्लड क्या होता है बंडल ब्रांच में चला जाता है। फिर क्या होता है ब्लड क्या होता है बंडल ब्रांच में जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। उसको हम क्या कहते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। क्या होता है कि पहले क्या हुआ पी वेव का वर्जन कैसे होता है, ब्लड क्या होता है एट्रियम से क्या होता है वेंट्रिकल में जाता है। फिर वेंट्रिकल क्या करती है कॉन्ट्रैक्ट करती है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो क्या होता है वो बंडल ब्रांच जो होती है उसमें ब्लड जाता है। जब उसमें ब्लड चला जाता है उस कंडीशन को क्या कहते हैं वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। जब वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन होता है तब क्या होता है ब्लड वो बंडल ब्रांच में चला जाता है। पहला वेव हमने देख लिया पी वेव। दूसरा हमने देख लिया क्यूआरएस। क्यूआरएस में क्या होता है जब एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में जाता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होगा ब्लड क्या होगा बंडल ब्रांच में क्या होता है ब्लड क्या होता है चला जाता है। बंडल ब्रांच में चला जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन। और तीसरा वेव हम देखेंगे टी वेव। टी वेव देखेंगे दोस्तों। टी वेव में क्या होता है टी वेव का मतलब होता है जब भी हमारा ब्लड वेंट्रिकल में दोबारा आता है। जैसे क्या होता है कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और बंडल ब्रांच में क्या हुआ ये ब्लड पूरा चला गया तो वेंट्रिकल क्या हुआ खाली हो गया। वेंट्रिकल खाली हो गया तो जब वेंट्रिकल रिलैक्स होता है, जब वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो उसमें ब्लड क्या होगा दोबारा से जो ब्लड क्या होगा एट्रियम से जो ब्लड आएगा वो क्या होगा दोबारा आके वेंट्रिकल में भर जाएगा। वेंट्रिकल में जब भर जाएगा दोबारा से तो फिर वो दोबारा प्रोसेस करने लगेगा कॉन्ट्रैक्ट का। तो यही इसमें चलता रहता है। जब वेंट्रिकल क्या होगा कि रिलैक्स होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। जब क्या होता है ये वेंट्रिकल क्या होता है रिलैक्स होता है। वेंट्रिकल हमारा क्या होता है रिलैक्स होता है तो जितना ब्लड होता है वो रिकवरी हो जाता है। ब्लड क्या होता है दोबारा से वेंट्रिकल में आके भर जाता है तो उसको हम क्या करते हैं वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन बोलते हैं। इसके द्वारा क्या होता है टी वेव का वर्जन होता है। इसके द्वारा क्या होता है टी वेव का वर्जन होता है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या जाना कि एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में जाता है तो उसमें क्या होता है एट्रियल डीपोलराइजेशन। इसके बाद वेंट्रिकल से क्या होता है बंडल ब्रांच में जाता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है। इसके बाद क्या होता है क्यूआर जो वेंट्रिकल से ब्लड बंडल ब्रांच में गया है तो एट्रिया खाली हो गया, एट्रिया में दोबारा ब्लड आके भर जाता है फिलअप हो जाता है। उसको क्या करते हैं वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन जब होता है वहाँ पे क्या होता है टी वेव का वर्जन होता है। अगर ये टी वेव में कोई चेंजेज है इसका मतलब हमारा वेंट्रिकुलर जो है जो ब्लड वेंट्रिकुलर में भरना चाहिए वो प्रॉपर नहीं भर रहा है। अगर मान के चलिए कि क्यूआरएस कम्प्लेक्स जो है क्यूआरएस कम्प्लेक्स में कोई चेंजेज आ रहा है इसका मतलब हमारे वेंट्रिकुलर में कोई दिक्कत है। अगर पी वेव में कोई प्रॉब्लम है, अगर पी वेव में कोई दिक्कत है, पी वेव ठीक से नहीं आ रहा, अगर पी वेव फ्लैट आ रहा है इस तरीके से आ रहा है इसका मतलब कि हमारे एट्रियम में कोई प्रॉब्लम है, एट्रियम में हमारे कुछ खराबी है। तो दोस्तों ये आप लोग समझ गए होंगे इस ग्राफ के माध्यम से। इसके बाद हम ले चलते हैं आपको तीसरे ग्राफ। इसके बारे में दोस्तों हम डिटेल से जानेंगे। बाकी हम चलते हैं हार्ट रेट पे। जैसा कि जानते हैं हम ईसीजी के माध्यम से हार्ट रेट जो होता है पल्स रेट जो होता है हम कैसे देखेंगे, पल्स रेट हमें कैसे पता चलेगा हार्ट रेट से। जो ईसीजी होता है ईसीजी के ग्राफ्स के माध्यम से हम हार्ट रेट को कैसे निकालते हैं उसके बारे में अब आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों जो हार्ट रेट है हार्ट रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए इसको देखने के दो तरीके होते हैं। जो हार्ट रेट जो कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों इसको दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। पहला क्या है हम देखते हैं कि जो हमारे रिदम जो हमारा ये रिदम है जो हमारा ये रिदम है रिदम जो चलता है हमारा ये जो हमारा रिदम है ये जो सारा रिदम है ये हमारा रिदम रेगुलर है या इरेगुलर है। अगर हमारा रिदम रेगुलर है तो उस कंडीशन में हम कैसे पल्स रेट को हम निकालेंगे, हार्ट रेट को हम कैसे निकालेंगे। अगर हमारा रिदम इरेगुलर है रेगुलर नहीं है तो उस टाइम में हम पल्स रेट को कैसे निकालेंगे चलिए हम उसको देखते हैं। देखिए पहला जो होता है हार्ट रेट निकालने का जो तरीका होता है जो हम देखते हैं कि ये आर वेव है, आर वेव आप लोगों को दिख रहा होगा, ये आर वेव ये आर वेव दोनों आर वेव के बीच
दोनों आर वेव के बीच में जो स्क्वायर होता है, जितना स्क्वायर होता है, दोनों आर वेव के बीच में कितना स्क्वायर है देखते हैं हम। 1 1 2 3 4, दोनों आर वेव के बीच में कितना स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है। दोनों आर वेव के बीच में क्या होगा, 4 स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, 300 में 4 से भाग दे देते हैं। 300 में अगर हम 4 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, इज इक्वल टू कितना आएगा, 75 बीट पर मिनट। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम क्या करते हैं, हार्ट रेट को निकालते हैं। और दूसरा तरीका होता है हार्ट रेट निकालने का। जो दूसरा तरीका होता है हार्ट रेट निकालने का दोस्तों, वो दूसरा तरीका मैं आपको दोस्तों, जब QRX कम्प्लेक्स, जो अपना ये QRX कम्प्लेक्स होता है, जो ये QRX कम्प्लेक्स है अपना, जब QRX कम्प्लेक्स में क्या होता है, 6 सेकंड की स्ट्रिप होती है। QRX कम्प्लेक्स जो होता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से स्टार्टिंग से लेके इस स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक क्या होता है, 6 सेकंड की एक स्ट्रिप होती है। 6 सेकंड की जो स्ट्रिप होती है उसमें QRX कम्प्लेक्स को क्या किया जाता है, कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे QRX कम्प्लेक्स हम कैलकुलेट करें, देखिए ये जो आर वेव है, इस आर वेव में यही हम कैलकुलेट करते हैं, कितना वेव है, 1 2 3 4 5 6, कितना है, 6 है दोस्तों। इसके बाद 6 में हम क्या करते हैं, 10 क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 इंटू क्या करते हैं, 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आ गया हमारा हार्ट बीट, कितना आ गया, 60 आ गया, 60 बीट पर मिनट। इस तरीके से हम दोनों माध्यम से हम क्या करते हैं, हार्ट रेट जो होता है, हार्ट रेट को हम क्या करते हैं, निकालते हैं। पहला माध्यम आपको बता दिया कि जो इसमें स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर को जोड़ लिया जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, उसमें 300 में जितना स्क्वायर है उसमें भाग दे दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है, आपका हार्ट बीट पता चल जाता है। दूसरा माध्यम है कि QRX कम्प्लेक्स जो आपका ऊपर नीचे हो रहा है वो रेगुलर नहीं है, तो उसमें क्या करते हैं हम कि जो आर वेव है आपका ऊपर का, जो आर वेव है, आर जो वेव है, इसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 0 से लेके 6 तक कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना है, 6 वेव है। इसमें हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये हमारा जो हार्ट बीट है दोस्तों वो निकल जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं जो PQRST ये वेव जो होती हैं, अब हम क्या करते हैं, एक एक वेव के बारे में प्रॉपर जानेंगे कि P वेव में क्या होता है, P वेव में कैसी साइकिल चलती है। इसके बाद P वेव के बाद हम QRX कम्प्लेक्स के बारे में जानेंगे। पहले P वेव के बारे में हम अभी जिक्र करेंगे, इसके बाद P वेव के बाद हम QRX कम्प्लेक्स के बारे में जिक्र करेंगे कि QRX कम्प्लेक्स में क्या क्या चेंजेज होता है, क्या क्या परेशानी होती है। इसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, P वेव के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, हम इस ग्राफ के माध्यम से हम क्या करेंगे, P वेव को देखते हैं। बात कर लेते हैं कि हमारा जो PQRST कम्प्लेक्स के बारे में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या देखने को मिलता है, सारी इस सब चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। ये हमारा जो P वेव है, ये जो हमारा क्या है, P वेव, ये क्या है, हमारा P वेव है। P वेव का जो नॉर्मल जो ग्राफ होता है, ग्राफ में छोटे छोटे बॉक्स आपको दिख रहे होंगे, छोटे छोटे बॉक्स जो होगा, P वेव का जो ग्राफ होता है हमारे 3 बॉक्स से क्या होता है, 3 बॉक्स के बीच में होना चाहिए। 3 बॉक्स से क्या होता है, छोटा होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो P वेव का जो हाइट है, ये हाइट जो है आपको, ये हाइट जो दिख रही है आपकी, ये जो हाइट जो है कितना होना चाहिए, 2.5, ठीक है दोस्तों। 2.5 जो है, इतना क्या है, नॉर्मल होता है। जो नॉर्मल हमारा P वेव होता है, P वेव जो हमारा नॉर्मल होता है, 3 बॉक्स से क्या होता है, इसकी जो चौड़ाई होती है 3 बॉक्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसकी जो ऊंचाई होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 2.5 बॉक्स। अगर 3 बॉक्स से इसका जो चौड़ाई ज़्यादा हो जाए, 3 बॉक्स से चौड़ाई अगर इसका ज़्यादा हो गया, मान के चलो ये 3 है, 3 की जगह इसका क्या हो गया, 4 हो गया, कितना हो गया, 4 बॉक्स हो गया। 4 बॉक्स हो गया तो क्या होगा, एट्रियम में हमारे चेंजेज होने लगेगा। एट्रियम में चेंजेज क्या होने लगेगा, हमारे एट्रियम में क्या होगा, LAE, मतलब कि
लेफ्ट एट्रियम इलार्जमेंट, मतलब हमारा जो एट्रिया जो है, एट्रिया में क्या होगा, एट्रिया की जो साइज है बढ़ गई। हमारा जो एट्रियम है, एट्रियम की साइज अगर 3 बॉक्स से ज़्यादा होगा, 3 बॉक्स से जो चौड़ाई इसकी ज़्यादा होगी, तो हमें क्या इससे देखने को मिलेगा कि हमारे जो लेफ्ट जो एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम में इलार्जमेंट हो गया है। इसके बाद जो चौड़ाई की हम बात करते हैं दोस्तों, चौड़ाई हमारा जो 2.5 है, जो हमारा ये इसकी ऊंचाई है, चौड़ाई के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इसकी ऊंचाई के बारे में। ऊंचाई जो हमारा क्या है, यहाँ पे इतना जो ऊंचाई इसकी है, कितना होना चाहिए, 2.5 बॉक्स। 2.5 बॉक्स से क्या होगा, छोटा होना चाहिए, तब हमारा ये क्या होता है, नॉर्मल पी वेव होता है। लेकिन अगर 2.5 की जगह ये क्या हो गया, 3.5 हो गया या 4 हो गया, तो इसमें क्या चेंजेस आपको पी वेव में देखने को मिलेंगे, पी वेव में देखने को मिलेंगे राइट, अभी क्या मिलेंगे, राइट एट्रियम इलार्जमेंट। इसका मतलब राइट साइड का जो एट्रिया है हमारा क्या हो गया है, उसका साइज बढ़ गया है। राइट साइड का जो एट्रियम का साइज जो क्या हुआ है, बढ़ गया है। तो दोस्तों इसी के माध्यम से हम जो पी वेव का जो ऑरिजन है, पी वेव में जो चेंजेज है, हमारे हार्ट में जो चेंजेज है, पी वेव के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं कि हमारे पी वेव में क्या क्या चेंजेज है। जैसा कि दोस्तों हम पी वेव को देख रहे हैं, यहाँ पी वेव की कुछ कंडीशन को दिखाया गया है। जो नॉर्मल पी वेव का वेव जो आपको दिखता है कुछ इस तरीके से दिखता है। जो पी वेव होता है वो 3 तरीके से आपको देखने को मिलता है। पहला जो है नॉर्मल, इस तरीके से आपको वेव देखने को मिलेगा, इस तरीके से जाएगा और इस तरीके से बन के आपको इस तरीके से चलता चला जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, वेव जो होता है अगर पतली होकर लंबी हो जाती है, जैसे वेव क्या है, पहले तो ये आपका चौड़ा सा था, पहले आपका था इस तरीके से वेव को जा रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, ये वेव क्या हुआ, थोड़ा से पतला हो गया, पतला होके क्या हुआ, लंबा होके इस तरीके से जाने लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में क्या हुआ, कुछ इनलार्जमेंट हो गया। राइट एट्रियम क्या है आपका, राइट एट्रियम जो है इनलार्जमेंट हो गया, ठीक है। राइट एट्रियम का जो साइज है आपका, राइट एट्रियम का क्या होता है, अगर पी वेव पतला होकर लंबा हो जाता है, पतला होकर लंबा होने का मतलब इस तरीके से पी वेव गया और इस तरीके से करके लंबा हो गया, ठीक है। इस तरीके से गया वो, थोड़ा सा पतला होके इस तरीके से वेव बन गया। तो ऐसे ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो राइट एट्रियम है, हमारा जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम का साइज जो है बढ़ चुका है। हमारे राइट एट्रियम में जो इनलार्जमेंट हो चुकी है, हमारा राइट एट्रियम में जो है उसका साइज क्या हुआ है, बढ़ गया है, ठीक है दोस्तों। और दूसरा हम देखते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो पी वेव है, पी वेव क्या होता है, वो चौड़ा होके लंबा हो जाता है। चौड़ा होके लंबा मतलब जैसे ये यम का आकार का आपका दिख रहा है, इस तरीके से जाके इस तरीके से जाके इस तरीके से यम के आकार का हो गया, इस तरीके से पी वेव दिखने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, हमारा जो लेफ्ट साइड का एट्रियम है, हमारा जो लेफ्ट साइड का एट्रियम है उसमें क्या हुआ, इनलार्जमेंट हो गया, उसका साइज क्या हुआ, बढ़ गया। हमारे लेफ्ट साइड का जो एट्रियम का साइज है वो बढ़ गया दोस्तों। तीसरा क्या होता है कि कभी कभी ये जो आपका पी वेव है वो तो बड़ा हो ही जाता है। दूसरा, कभी कभी इस तरीके से ग्राफ देखने को मिल जाता है, इस तरीके से वो एम के आकार का इस तरीके से ग्राफ मिलता है। ऐसे कंडीशन में जो पी वेव का ग्राफ देखने को मिलता है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, राइट एट्रियम का जो इलार्जमेंट प्लस लेफ्ट एट्रियम का इलार्जमेंट, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों साइड का क्या होता है, हर्ट जो होता है, दोनों साइड का जो हर्ट होता है, दोनों साइड का जो हर्ट का जो चैम्बर होता है वो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों साइज का क्या होता है, इसका साइज, इसका एट्रियम का साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। तब हमें पी वेव, हमारा ये पी वेव से पता चलता है हमारे हर्ट में जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में कोई खराबी हो रही है, हमारा हर्ट का साइज, राइट एट्रियम का हर्ट का साइज बढ़ रहा है,
ठीक है दोस्तों, ये पी वेव के माध्यम से हमने ग्राफ के माध्यम से जाना हमारे राइट एट्रियम में क्या क्या खराबियाँ हो सकती हैं। बाकी दोस्तों हम अब क्यूआरएस कम्प्लेक्स के बारे में जानेंगे। हमारा जो क्यूआरएस कम्प्लेक्स होता है, QRS, जो क्यूआरएस कम्प्लेक्स होता है, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्यूआरएस कम्प्लेक्स के बारे में जानेंगे। हमारा क्या है, वेव जो है, वेव इस तरीके से बनता है। हमारा पी वेव हो गया, पी वेव के बाद क्यू ऊपर आर जाएगा, नीचे एस करके इस तरीके से करके इस तरीके से टी वेव करके ऐसे चलता चला जाता। हमने क्या हुआ, पी वेव के बारे में हमने पता कर लिया। पी वेव में अगर कुछ खराबी होती है तो हमारा क्या होगा, एट्रियम में क्या होगा, हमारे एट्रियम में कोई खराबी है, हमारे एट्रियम के साइज बढ़ गया है या एट्रियम में कोई खराबी है। ठीक है, इसके बाद अगर हमारा ये पी वेव के बाद हमारा क्यू, जो ये क्यू वेव होता है, क्यू वेव में ये हमारा QRS, इसको बोलते हैं QRS कम्प्लेक्स। हमारा जो QRS कम्प्लेक्स में कोई खराबी होती है, इसका मतलब क्या है कि हमारे वेंट्रिकल जो है, हमारे वेंट्रिकल में क्या है, हमारे वेंट्रिकल में कोई खराबी हो रही है। तो हम QRS कम्प्लेक्स के बारे में चलिए देखते हैं दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं QRS कम्प्लेक्स के बारे में। जब हमारा वेंट्रिकल जो होता है, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन का वेंट्रिकल में जो ब्लड होता है, वेंट्रिकल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ब्लड क्या होता है, बंडल ब्रांच में जाता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसी को हम क्या करते हैं, डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकल जब डीपोलराइजेशन होता है तो वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे QRS कम्प्लेक्स बनता है। वहाँ पे क्या बनता है, QRS कम्प्लेक्स बनता है। और इसके बीच की दूरी जो हमारा QRS कम्प्लेक्स बनता है, जो हमारा ये QRS जो कम्प्लेक्स बनता है, ये जो ये QRS कम्प्लेक्स है, ये इसके बीच का जो दूरी होता है, इसके बीच में जो जिस दूरी में ये ग्राफ बन रहा है, उसका दूरी जो होता है 0.08 सेकेंड से लेके कितना होता है, 0.12। ये क्या होता है, इसका ये नॉर्मल रेंज होता है। QRS कम्प्लेक्स का जो दूरी होता है, इतनी दूरी होती है QRS कम्प्लेक्स की। अगर इसकी दूरी घट गई या बढ़ गया तो क्या होता है, उस QRS कम्प्लेक्स में कोई, उसमें दूरी जो 0.8 सेकेंड से लेकर 0.12 सेकेंड जो होता है, अगर उसमें दूरी कम या ज़्यादा हो गई तो हमें पता चलता है कि QRS कम्प्लेक्स में कोई दिक्कत है। मतलब कि हमारा वेंट्रिकल में, जो हमारे हार्ट में जो होता है, कहीं ब्लॉकेज हो चुका है। और जब क्या होता है, 0.11 सेकेंड से ज़्यादा QRS कम्प्लेक्स का जो ड्यूरेशन, जो उसका दूरी होता है, इससे ज़्यादा होने लगता है, तब क्या होता है, पता चलता है कि हमारे हार्ट में कहीं ब्लॉक हो चुका है, हमारे हार्ट में कहीं ब्लॉक हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम क्या करते हैं, जो QRS कम्प्लेक्स होता है, हम यह दो, जो इसका वेव जो होता है, दो तरीक़ों से होता है। हम जो इसका QRS कम्प्लेक्स जो है, ये आपका नॉर्मल दिख रहा होगा। इसके बाद दो साइज होता है इसका, ये अगर इस तरीके से आपका QRS कम्प्लेक्स बनता है, इस तरीके से आपका QRS कम्प्लेक्स बनता है, इसका मतलब क्या है कि आपके हार्ट में राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो चुका है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, कभी कभी हमारा जो QRS कम्प्लेक्स बनता है वो ऐसे W के आकार का बनने लगता है।
ऐसे करके बन गया। क्यूआरएक्स कम्प्लेक्स क्या हुआ, डब्लू के आकार का बनने लग गया। जब क्यूआरएक्स कम्प्लेक्स डब्लू के आकार का बनेगा तब क्या होगा, ये V1 जो आपका है, V1 और V6 दो हमारे ECG में V1 V6 होता है। V1 में इस तरीके का क्या होता है कि W के तरीके से बन रहा है क्यूआरएक्स कम्प्लेक्स, और दूसरा V6 में कैसा बन रहा है, V6 में आपका यम के आकार का बन रहा है, यम के आकार का ऐसे करके जाके बन रहा है, यम के आकार का बन रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपके लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से जो ग्राफ होता है, हम ग्राफ के माध्यम से हम देख सकते हैं कि हमारे जो हार्ट में जो ब्लॉकेज है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, जो हमारे हार्ट में जो ब्लॉकेज है किस तरीके से होता है। अगर इस तरीके से आपको ग्राफ मिल रहा है देखने को, इस तरीके से आपको ग्राफ मिल रहा है देखने को, तो इसका मतलब क्या है, हमारे हार्ट में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, हमारे हार्ट में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जब हमारा वेंट्रिकल जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड क्या होता है, बंडल ब्रांच ब्लॉक में, बंडल ब्रांच में क्या होता है कि जाता है। इसके बाद क्या होता है कि वेंट्रिकल जो होता है रिलैक्स होता है, वेंट्रिकल क्या होता है, रिलैक्स होता है। जब वेंट्रिकल क्या होता है, रिलैक्स होता है, उस टाइम में क्या होता है, रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल में क्या होता है, रीपोलराइजेशन होता है। वेंट्रिकल क्या होता है, रिलैक्स होता है, तब क्या होता है, रीपोलराइजेशन होता है। रीपोलराइजेशन होता है तो उस टाइम में क्या होता है, टी वेव का वर्जन होता है, उस टाइम में टी वेव बनता है। इसमें कई सारे चेंजेस मिलते हैं जिससे तरह तरह की बीमारियों का अध्ययन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारी टी वेव किस तरह की होती है। हम जानते हैं हमारा जो टी वेव है जो कुछ इस तरह की होती है, जो आपको ये दिख रहा होगा टी वेव QRS, इसके बाद ये क्या हुआ, टी वेव हो गया। हमारा टी वेव जो है कुछ इस तरह की दिखते हैं। कभी कभी क्या होता है, टी वेव उल्टा हो जाता है, कभी कभी टी वेव क्या होता है कि उल्टा हो जाता है। कभी कभी टी वेव जो उल्टा हो जाता है तो, या उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड, इंग्लिश में इन्वर्टेड बोलते हैं, उल्टा हो जाता है। टी वेव का होता है दोस्तों उल्टा हो जाता है, जैसा कि आपको यहाँ देखने को मिला होगा। इसमें क्या है, टी वेव क्या हो गया, इन्वर्टेड हो गया। दूसरा, कभी कभी ये जो टी वेव आपका बन रहा है ये नॉर्मल की जगह बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, इस तरीके से ऊपर चला गया, जैसे इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा। तीसरा क्या है, कभी कभी ये टी वेव क्या होता है, इस तरीके से हो जाता है, फ्लैट हो जाता है बिल्कुल, इसको बोलते हैं फ्लैटेड। ये क्या होता है, टी वेव फ्लैट हो जाता है बिल्कुल। कभी कभी क्या होता है, टी वेव में इस तरीके की दो चोंच निकल जाती हैं, जो ग्राफ नॉर्मल की अपेक्षा टी वेव क्या हो गया, ज़्यादा ऊपर चला गया। इसमें क्या दिक्कत होती है, टी वेव जो नॉर्मल रहना चाहिए, नॉर्मल की अपेक्षा टी वेव क्या होता है, फ्लैट हो गया, तो उसमें क्या दिक्कत होगी। कभी कभी टी वेव में दो तरीके इस तरीके की चोंच निकल गया, तो क्या दिक्कत होगी। ये सारी चीज़ों को हम, चलिए हम विस्तार से इसको हम देखते हैं। टी वेव में दोस्तों तीन तरीके का चेंजेस देखने को मिलता है। पहला जो है प्रोमिनेंट है, दूसरा इन्वर्टेड है, तीसरा अदर में जो फ्लैटेड हो जाता है। प्रोमिनेंट में देखने को है कि क्या क्या उसमें दिक्कत होती है। प्रोमिनेंट में क्या होता है, हाइपरकैलेमिया हो जाता है, बेनाइन अर्ली होता है, बेनाइन अर्ली रीपोलराइजेशन होता है, एक्यूट मायोकार्डाइटिस होती है, बंडल ब्रांच ब्लॉक देखने को मिलता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है, जो टी वेव क्या होता है, प्रोमिनेंट हो जाता है। दूसरा क्या है, इन्वर्टेड। दूसरा क्या होता है कि जो टी वेव आपका क्या होता है, टी वेव क्या होता है आपका, इन्वर्टेड हो जाता है, उल्टा हो जाता है। टी वेव किस तरीके से देखने को मिलता है, उल्टा। कभी कभी क्या होता है कि 2 से 3 घंटा ये टी वेव
आपका 3-4 घंटा के एयर में आपका टी वेव क्या होता है, उल्टा रहता है। उल्टा रहता है तो दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो हार्ट में एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन का अटैक पड़ चुका है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं इन्वर्टेड में और क्या दिक्कत होता है। बंडल ब्रांच ब्लॉक देखने को मिलेगा आपको, पेरिकार्डाइटिस हो जाता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलता है, डिजिटल इफेक्ट होता है, सीएनएस इंजरी होता है, वेंट्रिकुलर पैच रिदम होता है, इंट्रा एब्डामिनल डिसऑर्डर होता है, मेटाबॉलिक होता है, टॉक्सिसिटी होता है। ये सारी चीज़ें क्या होता है कि देखने को मिलता है इन्वर्टेड में। जब आपका क्या होता है कि पी वेव क्या होता है आपका उल्टा हो जाता है, पी वेव क्या होता है आपका उल्टा देखने को मिलता है। तो इसके बाद अदर में जो फ्लैटेड होता है उसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक चेंजेज मिलेंगे आपको, पोस्ट इम्बोलिक कार्डियोवर्जन मिल जाएगा आपको। ये सारी चेंजेज आपको क्या होगा देखने को मिलेगा। अगर टी वेव में चेंजेज है तो इस तरीके का जो चेंजेज आपको देखने को मिलता है दोस्तों। अब हम दोस्तों हमने पी वेव के बारे में जान गए, हम पी वेव के बारे में जान गए कि वो आर एस कम्प्लेक्स के बारे में जान गए, टी वेव के बारे में जान गए। इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों का, जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। जो एसटी सेगमेंट होता है, जो आपका ग्राफ होता है, जो आपका ग्राफ होता है, पी वेव हुआ, क्यू हो गया, इस तरीके से आर हो गया, यस हो गया, ये टी वेव आपका हो गया। इसके बाद ऐसे साइकिल चलती रहती है। तो हम देखते हैं दोस्तों यस और ये जो टी वेव है इसके बीच की दूरी को हम कैलकुलेट करते हैं। इसको बोलते हैं हम क्या, एस टी सेगमेंट। एस टी सेगमेंट में बहुत सारी बीमारियों का पता चलता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि टी वेव